अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है यूनिट नंबर 3 यूनिट और जो बुक हम फॉलो करें वो है NBF न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल फोर्सेस। अब सबसे पहले तो इसको फंडामेंटल फोर्सेस क्यों कहा गया है। जितनी भी फोर्स होंगी हमारे नेचर में, जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो इन चारों में से ही एक होगी। मतलब हम हर फोर्स को इन चारों पे की बेसिस पे ही देखते हैं। वो फोर फोर्सेस कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब वन बाय वन हमने इन चारों को पढ़ना है। उससे पहले कि मेडिएटर और एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब आप देखो कि आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है। इन दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स ट्रांसफ़र होनी है, यहाँ की फ़ोर्स इधर जानी है। तो जो पार्टिकल्स इस फोर्स को, इस ऑब्जेक्ट की फ़ोर्स को लेकर इस ऑब्जेक्ट तक जाएंगे उसको बोलते हैं मेडिएटर या एक्सचेंज पार्टिकल्स। फंडामेंटल फोर्सेस आर मेडिएटेड या फिर कैरीड थ्रू पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के ज़रिए इधर से उधर जाती हैं और वो नॉन एज मेडिएटर और एक्सचेंज पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहली फोर्स क्या थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को देखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर नाम से पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग होगी, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। सारी फंडामेंटल फोर्स में से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। अब इसके नाम से पता लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, तो ये एक आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके पास पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब ये फोर्स है, ये वो फोर्स होती है जिसकी वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में एक साथ रहते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। दे हैव वेरी शॉर्ट रेंज। इसकी रेंज होती है वो शॉर्ट ही होती है, क्योंकि देखो रेंज इतनी ज़्यादा नहीं है। लॉन्ग रेंज कब होती है? जब एक पार्टिकल इधर हो और एक यहाँ पर हो, दूर दूर हो। फिर मेडिएटर कौन से पार्टिकल्स जो है वो इधर की फोर्स इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक्सचेंज पार्टिकल्स या मेडिएटर इसके हैं ग्लूऑन्स और पायोन्स। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उसके मेडिएटर ग्लूऑन्स और पायोन्स हैं। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये नाम से ही पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की वजह से ही होगी। अब इसका देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉजिंग अट्रैक्शन और रिपल्शन। आपके पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है। एक चार्ज इलेक्ट्रॉन है और एक चार्ज क्या है? प्रोटॉन है। तो इनके दरमियान क्या होगी? रिपल्शन। ठीक है, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे। और एक आपके पास सेम चार्जेस, जैसे ये भी प्रोटॉन है, सॉरी दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम इसी तरह एक तरफ प्रोटॉन हो, एक दफ़ा न्यूट्रॉन हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह एक तरफ इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इधर एक प्रोटॉन पड़ा हुआ है, इधर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं किसी ना किसी फोर्स के साथ करते हैं। आप मैग्नेट को भी एक दूसरे के पास लेकर आओ तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे हाथ पे फोर्स लगती है, तो फोर्स की वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्जन होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉजिंग अट्रैक्शन और रिपल्जन। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं। अब इनकी रेंज तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप मैग्नेट को भी दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है, उसको करीब लेकर आते हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। फिर जब आप नॉर्थ और नॉर्थ को दोनों तरफ सेम कर दो, जैसे इधर भी आपके पास नॉर्थ हो और इधर भी आपके पास नॉर्थ हो, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जब आप इनको दूर लेकर जाते जाओगे तो रिपल्जन भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब ये करीब थे तो ज़्यादा ज़ोर से रिपेल कर रहे थे। इसी तरह अट्रैक्शन भी जो है, अगर आप इन दोनों को एक तरफ नॉर्थ ले आओ और एक तरफ साउथ ले आओ, दोनों दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जैसे आप दूर लेकर जाते जाओ तो अट्रैक्शन कम होती जाएगी। तो ये इसकी रेंज तो ज़्यादा होती है, लेकिन क्योंकि अट्रैक्ट रिपेल तो तब भी हो रहे होते हैं जब डिस्टेंस बढ़ा होते हैं, लेकिन वीक होती रहती है। जब डिस्टेंस बढ़ता है तो फिर ये फोर्स जो है वो कम होती रहती है। अब मेडिएटर क्या है? एक्सचेंज पार्टिकल्स इसके जो होते हैं वो फोटोन्स होते हैं, और फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई मैस नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं विच इज़ मैसलेस। अब ये जो मेडिएटर्स हैं ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो मेडिएटर है वो क्या होता है, या एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एवरीडे फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन और टेंशन, ये एवरीडे की फोर्सेस हैं, ये हर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में भी हो रही होती हैं। ये बेसिकली जब चार्ज पार्टिकल्स की सरफेस के साथ इंट्रैक्शन होती है तो उसकी वजह से बनती हैं। तो दो चार्जेस के इंट्रैक्शन की वजह से बनती है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कंसिडर कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अगर ये पेन है, मैंने इसको अगर छोड़ूंगी तो ये नीचे जाता है। किस वजह से जाता है? क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इसको खींचती है। तो इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स दैट पुल्स मैसेज टुवर्ड्स ईच अदर। इट इज़ द वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। सबसे वीकेस्ट कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट्स रेंज इज इनफाइनाइट।
अब इसका मेडिएटर या एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? ग्रेविटोन वो भी मैसलेस होता है, उसका भी कोई मैस नहीं हुआ, ये सिर्फ डिटेक्ट किया गया है एक्सपेरिमेंटली, अभी तक इसका कोई जो है वो प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस इज़ द वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है और ये आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 10,000 टाइम्स जो होती है वो वीक होती है, और इसकी रेंज जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, 10⁻⁻17 में। ठीक है, जब माइनस में कोई वैल्यू आ जाती है तो बहुत छोटी होती है, +17 का मतलब था बहुत बड़ी, -17 मतलब बहुत छोटी। इट्स एक्सचेंज पार्टिकल जो है वो 3 डिफरेंट हैं, जैसे W+, W-, और ये आपके पास Z0। इसको आप बोसोन्स बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इस तीनों बोसोन्स होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपके लिए अभी इतना याद रखना काफ़ी है कि कौन कौन से नेम्स हैं। इन नेम्स का क्या फंक्शन होता है बोसोन्स वाले का, वो आपको देखने की अभी ज़रूरत नहीं है।